दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो ये हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 4 है और ये इस सीरीज़ में सबसे लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, बायोलॉजी का ही टॉपिक उठाऊँगा, कोई दूसरा टॉपिक। तो बिना किसी देरी के वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक रहेंगे, जो कि नॉर्मल जनरल साइंस की बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन से हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच टेस्ट इज कैरिड आउट इफ डिसीज इज अकर्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की अगर हम बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो टाइफाइड का बैक्टीरिया है। तो साल्मोनेला टाइफी का अगर हम परीक्षण करते हैं तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम बच्चे विडाल टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर में विडाल टेस्ट लिखता है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें टाइफाइड है। और टाइफाइड के बारे में बात करें तो टाइफाइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटेस्टाइनल फीवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूरेशन ऑफ फीवर अकर्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया इज। ठीक है ना। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोवा विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है, तो जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम की वजह से जो फीवर है वो हमें कितनी अवधि तक होता है और कितनी देर बाद आ सकता है? तो आता है भाई एवरी 72 आवर्स, है ना। हर 72 घंटे पे ये फीवर हमें आएगा। ठीक है, मतलब फीवर कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। मलेरिया का जो फीवर है वो चढ़ जाता है फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है फिर उतर जाता है। तो ये एक अल्टरनेट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फॉर द टीजीटी पीजीटी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, और प्लाज्मोडियम के बारे में बताऊं, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवा है जो मलेरिया कारण बनता है और ये प्रोटोजोवा पाया जाता है एनाफिलीज फीमेल मॉस्क्यूटो के अंदर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल विच इज़ फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड द डिसीज कॉज बाय मॉस्क्यूटो, है ना। तो अगर हमें कोई भी मच्छरों से होने वाली बीमारियां उसको रोकनी है तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे या किसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं? तो देखो भाई, जो जनरली मच्छर होते हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, तो इस तरह के जो मच्छर हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं। कहाँ पनपते हैं भाई? साफ़ पानी में पनपते हैं। इनका जो लार्वा है वो साफ़ पानी में पनपता है। और एक फ्रेश वाटर फिश होती है जो जिसको हम क्या कहते हैं? गम्बूशिया कहते हैं। ठीक है, ये जो गम्बूशिया फिश है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाती है और इसलिए इस फिश को मॉस्क्यूटो फिश भी कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गम्बूशिया ही मच्छरों को खाती है, इसके अलावा और भी फिशेज़ हैं जो मच्छर के लार्वा को खाती हैं, जैसे गोल्ड फिश है, गपीज़ है, बास है, ब्लू गिल है, कैट फिश है। तो ये सारी मछलियाँ जो हैं वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है और जिसकी वजह से जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं उस पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी फ्रेश वाटर का सोर्स है, ठीक है, तो उसमें हम गम्बूशिया फिश को पाल सकते हैं, जिससे मलेरिया को रोका जा सकता है। और इस तरह का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया 1935 में। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया में किया गया जहाँ पर मलेरिया को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो गम्बूशिया के बारे में मैं बताऊँ तो इसको हम मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गिव द लोकेशन ऑफ IgG। ठीक है, अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट डू मीन बाय IgG। ठीक,
तो आईजीजी की अगर मैं बात करूं तो आईजीजी जो है ये एक प्रकार की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में टोटल 5 प्रकार की होती है। अभी मैं सारे पांचों एंटीबॉडी को डिफाइन करूंगा और किसका क्या काम है, कौन सी ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैंने स्पेशली इन एंटीबॉडी के ऊपर डाला है। तो आईजीजी जो है मेन रूप से कहाँ पाई जाती है, ब्लड के अंदर होती है, ठीक है, ब्लड में होती है। तो आईजीजी इज़ अ टाइप ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं, जो कि हमें बाहर से जो बीमारियां आती हैं, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होने वाली बीमारियां, उससे हमारी ये रक्षा करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, डैश इज अ अनक्लियर बाई प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन, है ना। हीरोइन क्या है, हीरोइन इज अ टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रग कह सकते हैं। तो जो अनक्लियर बाई प्रोडक्ट होता है हीरोइन का, उसको हम क्या कहते हैं, अनक्लियर बाई प्रोडक्ट हीरोइन का, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्मैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मैक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मैक। इसका भी यूज़ लोग नशे वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, थोड़ा सा ऑप्शन बी को भी देखते हैं बच्चे। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है डेल्टा 9 TS। ये क्या चीज़ है, तो जो डेल्टा 9 TSC है, इसकी फुल फॉर्म है, TSC की फुल फॉर्म पहले देखते हैं, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ TSC। तो ये एक टाइप का ड्रग है जो कि कैनाबिस पौधे के अंदर से निकलता है। एक्चुअल में जो कैनाबिस का पौधा है, कैनाबिस का मतलब यहाँ भांग से है, तो जो भांग का पौधा है उसमें टोटल 113 प्रकार के ड्रग्स होते हैं, है ना। कैनाबिनॉल्स आर दोज ड्रग्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैनाबिन्स, है ना। मतलब ऐसे ड्रग जो भांग के पौधे में से निकाले जाते हैं उन्हें कैनाबिनॉल्स कहा जाता है, ठीक है भाई। तो जो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है, ये 113 में से एक निकलने वाला एक ड्रग है। और ये एक कैसा ड्रग है जो कि बिल्कुल नशे में इंसान को भर देता है। मतलब इंसान कई चीज़ों को पहचान नहीं पाता, अपने आसपास की चीज़ों को, तो काफ़ी ज़्यादा ये दिमाग को सुन्न कर देता है, ठीक है। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है TSC का, वो ट्रांस डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस साइड के हों उन्हें पता होगा सिस और ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अगर SSC का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन TGT और PGT का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसे सिस या ट्रांसफॉर्म पता होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। यहाँ पे कैनाबिनॉल्स का मतलब क्या है, मैंने बता चुका हूँ कि ये ड्रग्स है, ये भी एक ड्रग है, ये भी एक ड्रग है। LSD के बारे में मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं LSD क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चे। विच वन इज मैच विद LSD। तो LSD से कौन सा मेल खाता है, ठीक है। LSD का मतलब होता है डाईथाइलेमाइड, ठीक है, डाईथाइलेमाइड। इसे लिसर्जिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, लिसर्जिक एसिड भी कहा जाता है इसे वैसे, ठीक है। तो LSD जो है, LSD निकाला जाता है कहाँ से, फंगस से। इसका मतलब ही क्या कि ये LSD किससे मैच खाता है, तो LSD जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फंगस से, और इसके अंदर लिसर्जिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लिसर्जिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो लिसर्जिक एसिड है, लिसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड पूरा नाम है, तो ये एक प्रकार का एसिड है जो कि एक हेलोकाइनोजेनिक ड्रग है, एक प्रकार का हेलोकाइनोजेनिक ड्रग। इसमें क्या होता है, जनरली अगर इसको इंसान खा लेता है तो उसके जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, अवेयरनेस होता है सराउंडिंग को लेकर, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं। और जनरली ज़्यादातर जो लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं उनको सुनने में भी दिक्कत होती है, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो देखते हैं हम, तो ये जो ड्रग है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द एर्गॉट फंगस। एर्गॉट फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें हम, है ना, कैल्वीसेपिस पुरपेरा, है ना, पुरपेरा इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द राई प्लांट। एक राई का पौधा होता है, राई के पौधे पे ये फंगस पाया जाता है, उसमें से LSD ड्रग निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल
हेलोकाइनोजेंस है। हेलोकाइनोजेंस आर दोज ड्रग जो कि दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं, दिमाग काम नहीं करता उन ड्रग में, बिल्कुल निश्चेतक तौर पे इंसान बिहेव करता है इस ड्रग को लेने के बाद, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही एक स्पेशल केस देखने को मिलता है कि ये अफेक्ट करता है ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट को, और जिसकी वजह से इंसान के अंदर यूफोरिया जैसी सेंसेस देखने को मिलते हैं। यूफोरिया का मतलब एक्साइटमेंट से है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे बताया, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलएसडी को लेकर क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें कौन सा एसिड होता है, कहाँ से ये निकाला जाता है, इर्गॉट फंगस से, और इर्गॉट फंगस कहाँ पाया जाता है, राई पौधे के ऊपर, एक राई पौधा होता है, राई प्लांट, उसमें उसके ऊपर इर्गॉट फंगस पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल इन रेट्रोवायरस। वायरस के अंदर वंशानुगत सामग्री कौन सी मिलती है? तो रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए होता है, आरएनए है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। तो रेट्रोवायरस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि भाई रेट्रोवायरस क्या करता है, डीएनए के साथ मिलकर उसके जेनेटिक कोडिंग को चेंज कर देता है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं, जैसे रेट्रोवायरस एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस दैट बिलोंग टू द फैमिली रेट्रोवियार्डे। तो रेट्रोवियार्डे एक वायरस की फैमिली होती है जो उससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है वो किसका होता है? आरएनए का होता है, ठीक। यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं भाई हम। यहाँ पे अगर हम और बात करें रेट्रोवायरस के बारे में, तो रेट्रोवायरस आर नेम्ड फॉर एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। तो रेट्रोवायरस का नाम किसकी वजह से पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम की वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है भाई। और इसको सबसे पहले खोजा था अमेरिकन साइंटिस्ट थे हॉवार्ड टैमिन और डेविड बेल्टिमोरे, ठीक है। ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जिसमें आरएनए जो है वो डीएनए में चेंज हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो आरएनए है रेट्रोवायरस का, वो डीएनए के साथ मिक्स होकर उसके जेनेटिक कोडिंग को चेंज कर देता है, जिससे जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें वो वायरस घुल जाता है, और वो जब सेल डिवीज़न होता है तो उस तरह से वायरस भी अपने आप को क्या कर देता है भाई, फैला देता है। तो रेट्रोवायरस में ह्यूमन में होने वाली जो बीमारियां हैं, जनरली ये वायरस जो है वो अटैक करता है हमारी टी लिम्फोसाइट सेल्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे एड्स होता है रेट्रोवायरस की वजह से, और जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है ना, तो ब्लड कैंसर का भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो रेट्रोवायरस बनता है, ठीक है। तो ये दो बीमारियां हैं जो रेट्रोवायरस की वजह से होती हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट द नियोप्लास्टिक जनरेटेड। तो नियोप्लास्टिक कहाँ से जनरेट होता है? तो नियोप्लास्टिक को ऐसा मत समझना कि ये कोई प्लास्टिक है। इट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल टर्म विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द डीएनए, और नियोप्लास्टिक इज ऑल्सो अ डिसीज़, है ना। तो नियोप्लास्टिक इज अ डिसीज, और जहाँ भी नियो वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओ इट इज़ रिलेटेड टू द नियोप्लाज्म, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक डिसीज क्या होती है? नियोप्लास्टिक डिसीज जो है एक नियोप्लाज्म है, इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक डिसीज आर दोज डिसीजेज जिसके अंदर जो सेल की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती है, नॉर्मली ना होकर एबनॉर्मली होती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में ट्यूमर बनता है, ट्यूमर का ग्रोथ हो जाता है। तो दो प्रकार का ट्यूमर ग्रोथ देखने को मिलता है ड्यू टू द नियोप्लाज्म। वन इज़ द बिगिनिंग एंड सेकंड वन इज़ द मैलिगेंट। तो जो बिगिनिंग ट्यूमर्स होती हैं, है ना, जो बिगिनिंग ट्यूमर्स होती हैं, दे आर द नॉन कैंसरस ग्रोथ, है ना। तो उसकी वजह से कोई भी कैंसरस ग्रोथ नहीं होगी। और अगर वो मैलिगेंट ग्रोथ हो गई, मैलिगेंट ट्यूमर्स हैं वो, तो दे कॉजेज द कैंसरस, है ना, उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये नियोप्लास्टिक डिसीज़ है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ नियोप्लास्टिक डिसीज़ या व्हाट इज़ नियोप्लास्टिक, तो इसका मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है।
तो ग्रोथ का जो सेल है, सेल का अनियंत्रित विभाजन या अनियंत्रित विकास ही क्या कहलाता है? नियोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या है? अब ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि कहाँ से लिसर्जिक एसिड फॉर्म होता है, तो एर्गॉट फंगस, मैंने ऊपर पूरा पैराग्राफ आपको समझाया, तो एर्गॉट फंगस से प्रोड्यूस होता है लिसर्जिक एसिड, और ये राई के प्लांट पर पाया जाता है फंगस। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुज नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के समय पर किसका नंबर बढ़ जाता है? तो ये सारी की सारी एंटीबॉडी हैं, तो कौन सी एंटीबॉडी का नंबर एलर्जी के समय पे बढ़ जाता है? कहने का मतलब जब भी हमें हमारे शरीर में एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी उसको ख़त्म करने में सहायक होती है, वो अपने नंबर को बढ़ा लेती है, तो ये है IgE। तो ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की, तो हमारे शरीर में टोटल 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। पांचों प्रकार के बारे में देखते हैं भाई। तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी है बच्चे, सबसे पहली एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन, या शॉर्ट फॉर्म में IgA बोल सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो हमारी श्वसन नलिका है, हमारी जो पाचन नलिका है, उसके अंदर पाई जाती है, और ये स्लाइवा में, टीयर्स में, और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर ये IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी ब्लड में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो IgA है ये ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती है। तो दूसरी एंटीबॉडी की हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन G। तो ये जो बॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है ये सबसे कॉमन एंटीबॉडी होती है, जो कि पाई जाती है ब्लड के अंदर और अदर बॉडी फ्लूइड्स जैसे लिम्फ वगैरह के अंदर पाई जाती है। ये जनरली क्या करती है, जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है उनके खिलाफ ये लड़ती है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे शरीर का इम्यूनाइजेशन करती है, हमारे शरीर को ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देती है, इम्यूनाइजेशन भी करती है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही कॉमन एंटीबॉडी है जो जनरली हर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ये लड़ती है। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 3 है भाई IgM एंटीबॉडी पाई जाती है मेन रूप से ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में, और ये पहली एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है वो पहले क्या करती है, हिस्टामाइन रिसेप्टर छोड़ती है। वो हिस्टामाइन रिसेप्टर जो होते हैं वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में सहायक होते हैं, और सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, IgE जो एंटीबॉडी है नॉर्मली ये पाई जाती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड के अंदर, और ये क्या करती है, जब भी कोई एलर्जिक इन्फेक्शन, जैसे एलर्जी वगैरह हमारे शरीर में कोई भी होती है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये बहुत ही भारी मात्रा में रिलीज़ होती हैं और उससे हमारे शरीर को बचाती हैं। और जनरली पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो भी वो उससे बचाती हैं। कहने का मतलब अगर कोई बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन है तो उससे खिलाफ ये सहायक नहीं होती है लड़ने में। ठीक है, जो अगर हम लास्ट एंटीबॉडी की बात करें, लास्ट एंटीबॉडी है भाई IgD। ठीक है, तो ये बहुत ही कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में जो एंटीबॉडी मिलती है IgD मिलती है, और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी एंटीबॉडी थी। तो देयर आर द 5 एंटीबॉडी इन आवर ब्लड। और एलर्जी के दौरान E एंटीबॉडी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको। जो E एंटीबॉडी है वो किस लिए होती है, तो ये एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए ये एंटीबॉडी होती है। तो आशा करता हूँ आपने सारी चीज़ें ध्यान से समझी होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और ये पूरा PDF फॉर्म में लेने के लिए, अगर आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन PDF फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाय गौरव सर के नाम से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ टाइप कीजिए साइंस बाय गौरव सर, लिंक आ जाएगा, एंटर करेंगे तो सीधा चैनल ज्वाइन हो जाएगा। ठीक
ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने यूज़फुल कमेंट दें, और जो मैं क्वेश्चन आपसे बीच में पूछता हूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और तब तक के लिए खुश रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।